After one of the most brutal downfall in bodybuilding history, बिग रैमी is coming back for his revenge। जैसा कि हम सबको मालूम है कि बिग रैमी आ रहे हैं वापस से आर्नोल्ड क्लासिक में कॉम्पीट करने की। 2020 और 21 का ओलंपिया जीतने के बाद इस साल रैमी की जो हाइप थी वो अनमैचेबल थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो अपने हाइप पे खरे नहीं उतरे। अनफॉर्चुनेटली जितना ज्यादा उनको हाइप दिया गया था उतना ही ज्यादा उन्होंने बुरा परफॉर्म किया। शो जीतते जीतते वो 5th पोजीशन पे गिर गए। एंड नाउ ही इज कमिंग बैक इन आर्नोल्ड क्लासिक। बट इस बार जजेस उन पे इजी नहीं होंगे। अब रैमी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है सिवाय इंप्रूवमेंट के। एंड रैमी इज डूइंग एवरीथिंग ही कैन। रिसेंटली इन एन इंटरव्यू रैमी बताते हैं कि वो स्टेम सेल सर्जरी करवा रहे हैं फॉर हिज एट्रोफिंग बैक एंड ट्राइसेप्स। बट यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है, क्या इतना कम टाइम में कुछ प्रोग्रेस कर पाएंगे बिग रैमी? क्या वो स्टेम सेल सर्जरी कुछ फायदा भी दे पाएगी इतने कम टाइम में? आई एम नॉट श्योर। बट इस बार बिग रैमी को हाई प्लेस नहीं किया जाएगा अगर वो इंप्रूव करके नहीं आएंगे, दैट इज फॉर श्योर। अगर उस लाइनअप पे बिग रैमी को थोड़ा सा भी इम्पैक्ट बनाना है, ओलंपिया से काफी ज्यादा इंप्रूव होके आना ही होगा। एंड आई डोंट थिंक इतनी जल्दी वो अपनी बैक और ट्राइसेप्स का इशू फिक्स कर पाएंगे। द ओनली थिंग ही कैन फिक्स इज हिज कंडीशनिंग। इफ बिग रैमी ड्रास्टिकली इंप्रूव्ड हिज कंडीशनिंग, तभी उनका थोड़ा बहुत कोई चांस बन सकता है। बट स्टिल वी कांट बी श्योर। बिग रैमी की बॉडी इज एक्सट्रीमली हार्ड टू पीक एंड टाइम एंड टाइम अगेन हम लोग ने बार बार देखा है कि बिग रैमी हमेशा अपना पीक मिस कर देते हैं। एंड आई डोंट थिंक इतने कम टाइम में बिग रैमी एंड उनके कोच ने ये फिगर आउट कर लिया होगा किस तरीके से उनको फाइनली पीक करना है। सो अगेन बिग रैमी की यहाँ पे भी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउटफुल हो सकती है, बट ऑल वी कैन होप इज गुड फॉर बिग रैमी। एंड मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि वो अपनी एक अच्छी फिजिक दिखाएं स्टेज पे। यहाँ पे बिग रैमी के कोच चैड निकल्स भी एक पोस्ट डालते हुए कहते हैं कि इस बार हम लोग रुकेंगे नहीं, इस बार पूरी तरीके से हम लोग रैमी की बेस्ट फिजिक दिखाएंगे स्टेज पे। वहीं निक वॉकर भी कमेंट करके कहते हैं कि ही सेज दैट ऑल द टाइम। मतलब बेसिकली यहाँ पे चैट का मजा ले रहे हैं निक। बट ये बात को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ओलंपिया में भी चैट ने ऐसा ही बोला था कि इस साल बेस्ट आने वाले हैं बिग रैमी, एंड वैसा तो नहीं हुआ। अब कितनी ज्यादा अकाउंटेबल है यहाँ पे चैड, ये तो हम लोग नहीं कह सकते। बट देखिए, एक अनसक्सेसफुल फिजिक के पीछे जरूर एक कोच का हाथ भी होता है। वैसे ही जैसे कि एक सक्सेसफुल फिजिक के पीछे कोच का हाथ होता है, एग्जैक्टली सेम तरीके से अनसक्सेसफुल फिजिक के पीछे भी कोच ही का हाथ होता है। हाँ, पूरा कोच का हाथ भले ही नहीं होता है, कुछ एक्सटर्नल चीजें होती हैं जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता है, बट स्टिल थोड़ा बहुत तो होता ही है। देखिए, एंड यहाँ पे चैट बोलते हैं कि वो इस बार बोलेंगे नहीं, सिर्फ काम करेंगे। आई थिंक ऐसा ही सही है उनके लिए, बिकॉज पिछली बार उन्होंने बहुत कुछ बोला था जो कि उनके फेवर में नहीं गया था। अब इस टाइम उनको सिर्फ प्रूव करना है, कुछ बोलना नहीं है। बट ऐसे लाइनअप पे बिग रैमी को एक और चीज बहुत ज्यादा डिमोटिवेट कर सकती है कि अगर वो और ज्यादा नीचे गिर जाए, मे बी उन कॉम्पिटिटर से जिन कॉम्पिटिटर से वो ओलंपिया में जीत गए थे या ऊपर प्लेस हुए थे, उन कॉम्पिटिटर से भी अगर वो नीचे गिर जाएंगे तो आई थिंक दिस विल बी वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर बिग रैमी। एंड आई थिंक इसका होने का एक बहुत बड़ा चांस है, बिकॉज जिस रेट से बाकी कॉम्पिटिटर्स इंप्रूवमेंट कर रहे हैं उसी रेट से बिग रैमी की फिजिक डिग्रेड हो रही है। एंड बिग रैमी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन और एल्स ए रिटायरमेंट। बट बिग रैमी के इस लाइनअप पे जुड़ने के बाद ये लाइनअप और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है। मतलब कुछ ही हफ्ते पहले इस लाइनअप को सब लोग वीक कह रहे थे, and now this is one of the most competitive lineup ever in Arnold Classic. Now ओलंपिया में one of the most shocking performance जिस बॉडी बिल्डर ने दी थी वो थे डेरिक लंसफर्ड। एंड आर्नोल्ड क्लासिक के जब से विनिंग प्राइस बढ़ाया गया था, काफी लोग ये उम्मीद में बैठे थे कि डेरिक लंसफर्ड कॉम्पीट करेंगे आर्नोल्ड क्लासिक में। बट अब डेरिक लंसफर्ड ये क्लियर कर देते हैं कि वो आर्नोल्ड क्लासिक में नहीं खेलेंगे। यहाँ पे डेरिक लंसफर्ड आर्नोल्ड क्लासिक ना खेलने का रीजन उनकी हेल्थ बताते हैं। एंड प्रीवियस वीडियोज में मैं आप लोगों को काफी बार ये चीज बता चुका हूँ कि एक बॉडी बिल्डर को अपनी फिजिक को पीक करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एंड बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट बेसिस पे एक बॉडी बिल्डर अपनी फिजिक पीक नहीं कर पाता है। कुछ ऐसे लकी बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो साल में काफी बार कम्पीट करके भी अपनी बार बार फिजिक का पीक दिखा पाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर्स ऐसे नहीं होते। एंड मे बी डेरिक इज वन ऑफ देम। यहाँ पे डेरिक लंसफर्ड ये बताते हैं कि उनका जो एंड गोल है वो आर्नोल्ड क्लासिक जीतना नहीं है, उनका एंड गोल है मिस्टर ओलंपिया बनना। एंड उसके लिए अगर उनको वर्क करना है तो एक अच्छा ऑफ सीजन उनको चाहिए, जिसकी शुरुआत वो अभी से कर चुके हैं। लास्ट ईयर डेरिक लंसफर्ड का ऑफ सीजन काफी ज्यादा छोटा था, बिकॉज उनको पता नहीं था कि उनको कौन से डिवीजन में खेलना है। इस साल उनका एक गोल क्लियर है माइंड में। इस साल उनको पता है कि उनको क्या करना है एट द एंड ऑफ द सीजन, तो उसके लिए वो अभी से शुरुआत कर चुके हैं। एंड आई थिंक डेरिक लंसफर्ड ही एक ऐसे बॉडी बिल्डर है जिनका इस टाइम सबसे ज्यादा चांस है नेक्स्ट मिस्टर ओलंपिया बनने का। काफी लोग फिलहीत को गिफ्ट बोलते हैं, फिलहीत का जो निकनेम है वो गिफ्ट है, बट आई थिंक ये टाइटल सबसे ज्यादा सूट करता है डेरिक लंसफर्ड को, बिकॉज ही इज लिटरली एक्सट्रीमली गिफ्टेड। आई मीन एक साल के अंडर डेरिक लंसफर्ड ने अपना तकरीबन 20 पाउंड वजन, 20 पाउंड स्टेज वेट ऐड किया है।
दिस इज नो जोक। बॉडी बिल्डर्स अपने पहले साल में भी इतना मसल गेन नहीं कर पाते जितना डेरिक लंसफर्ड ने काफी सालों की ट्रेनिंग के बाद गेन किया है, जिससे हम लोग क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी तक डेरिक लंसफर्ड ने शुरू भी नहीं किया अपनी बॉडी को पुश करना। अगर एक बॉडी बिल्डर एक साल में इतनी एक्सट्रीम इंप्रूवमेंट कर पा रहा है तो इससे पहले इसका मतलब उसने बिल्कुल कोशिश भी नहीं की थी अपनी बॉडी को पुश करने की। एंड लास्ट ईयर का ऑफ सीजन छोटा होने के बावजूद भी डेरिक लंसफर्ड ने ऐसी इंप्रूवमेंट की। अब सोचिए अगर बड़ा ऑफ सीजन डेरिक लंसफर्ड लगाएंगे, अगर पूरे ऑफ सीजन में वो फोकस करेंगे अपनी साइज पे विद keeping all the lines, with keeping all the structural advantages that he have, then only उनका मिशन सक्सेसफुल होगा। और तो और डेरिक लंसफर्ड के पास यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फीडबैक है जजेस द्वारा। जजेस ने बोला है कि अगर डेरिक लंसफर्ड अपनी थाइज और चेस्ट में इंप्रूवमेंट कर लें तो डेरिक लंसफर्ड को कोई नहीं रोक सकता मिस्टर ओलंपिया बनने में। तो डेरिक लंसफर्ड विल डू एग्जैक्टली द सेम। बट लेट्स बैक ऑफ अ बिट और यहाँ पे आर्नोल्ड क्लासिकी की बात करते हैं। यहाँ पे जो डेरिक लंसफर्ड का रीजन है उनके हेल्थ से रिलेटेड, दैट इज कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल। बट यहाँ पे डेरिक लंसफर्ड को क्यों सब लोग आर्नोल्ड क्लासिक में देखना चाहते हैं? बिकॉज वो इजिली यहाँ पे आर्नोल्ड क्लासिक जीत जाएंगे। आई थिंक यहाँ पे निक वॉकर चाहे जितने भी कॉन्फिडेंट हो, जितने भी जगह जाके वो ये बोलें कि हम यहाँ पे इजिली आर्नोल्ड क्लासिक जीत जाएंगे, बट सच तो ये है कि अगर डेरिक लंसफर्ड उस लाइनअप में उतर गए तो यहाँ पे विनर डेरिक लंसफर्ड ही होंगे। बिकॉज निक वॉकर एंड डेरिक लंसफर्ड के बीच एक बहुत ही बड़ी डिफरेंस है, वो है स्ट्रक्चर की। एंड अभी कुछ टाइम पहले ही ओलंपिया में बहुत आसानी से हरा दिए थे डेरिक लंसफर्ड निक वॉकर को। तो यहाँ पे भी बहुत इजिली डेरिक लंसफर्ड जीत जाता है आर्नोल्ड क्लासिक का। बट यहाँ पे उनका जो डिसीजन है आर्नोल्ड क्लासिक ना खेलने का और उसका जो रीजन है वो बहुत ही वैलिड है। एंड आई थिंक ही नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर हिम। एंड हम लोग ओलंपिया के सरप्राइजेस की बात कर रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट सैमसन दादा। सैमसन दादा भी कॉम्पीट कर रहे हैं आर्नोल्ड क्लासिक में। ओलंपिया के बाद 2 हफ्ते का ब्रेक लिया था सैमसन दादा ने एंड उसके बाद उन्होंने अपनी प्रेप स्टार्ट की आर्नोल्ड क्लासिक की। एंड सैमसन दादा इज वर्किंग विद द मास्टर ऑफ रिबाउंड, यानी कि रिबाउंड स्टेज वो स्टेज होती है जब बॉडी बिल्डर एक शो करके उतरता है और एट दैट टाइम बॉडी बिल्डर की बॉडी स्ट्रिक्ट डाइटिंग से आई होती है। एंड वहां पे एक बॉडी बिल्डर की बॉडी तड़प रही होती है ग्रो करने के लिए, बिकॉज इतने टाइम से वो डाइट कर रहा होता है। एंड उस टाइम बॉडी बिल्डर को अगर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज विद अ प्रॉपर प्लान एंड एवरीथिंग प्लान्ड आउट मिल जाए सो ही कैन मेक अ ग्रेट प्रोग्रेस आफ्टर शो। ये कंप्लीटली सेफ नहीं होता है बट बॉडी बिल्डिंग इज नेवर सेफ। एंड आई थिंक यहाँ पे एक्सट्रीमली आउटस्टैंडिंग रिबाउंड कर रहे हैं सैमसन दादा बिकॉज ही इज वर्किंग विद मिलोस सार्चेव। एंड मिलोस सार्चेव ने खुद बताया कि ही इज मास्टर ऑफ रिबाउंड। उन्होंने जो मोस्ट ऑफ द मसल गेन अपनी की है वो रिबाउंड्स में ही की है। एंड यहाँ पे मिलोस सार्चेव ये बताते हैं कि इस टाइम सैमसन दादा को अपनी प्लेसिंग इंप्रूव करने के लिए क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। ये सारी इंप्रूवमेंट जजेस ने मिलोस सार्चेव को बताई थी। यहाँ पे सबसे पहली इंप्रूवमेंट जो आती है वो ये है कि उनको एक बेटर मिड सेक्शन कंट्रोल चाहिए। ओलंपिया की स्टेज पे हम लोग ये नहीं कह सकते उनकी बबल गट थी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो ट्रांजिशन कर रहे थे उसमें अपना वो लोअर एब्स को काफी ज्यादा रिलैक्स किए दे रहे थे। एंड आई थिंक वो इशू धीरे धीरे करके फिक्स कर रहे हैं सैमसन दादा, बिकॉज अगर उनकी रिसेंट की अपडेट्स हम लोग देखें तो वहां पे वो अपने पूरे मिड सेक्शन को कंट्रोल में रख रहे हैं। एंड दूसरी चीज जो जजेस ने बोली थी सैमसन दादा को इंप्रूव करने के लिए वो थी उनकी कंडीशनिंग। एंड आई थिंक उस बात में भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं सैमसन दादा। ही इज डेफिनेटली इंप्रूविंग हिज कंडीशनिंग डे टू डे। एंड एट दिस टाइम सैमसन दादा अपनी अपडेट्स में कमाल के नजर आ रहे हैं। यहाँ पे सैमसन दादा अपनी ओलंपिया वर्जन से बेटर नजर आ रहे हैं। एंड मैं एक और चीज आप लोग को बताऊं, जब ओलंपिया काफी पास आ गया था तब जो अपडेट्स आ रही थी सैमसन दादा की वो इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं थी, वो इतनी माइंड ब्लोइंग नहीं थी जितनी अभी उनकी अपडेट्स दिख रही हैं। एंड सैमसन दादा अपनी अपडेट से कई गुना ज्यादा बेहतर लगे थे स्टेज पे। अगर सैमसन दादा इस टाइम भी ऐसा कर दे तो आई थिंक टॉप 2 पोजीशन तो गारंटी है सैमसन दादा की यहाँ पे। बट हम लोग को ये जानने के लिए हम लोग को शो देखना पड़ेगा और शो काफी जल्दी होने वाला है। एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट। खैर आप लोगों का क्या मानना है आप लोग कमेंट से बताइए। मैंने जो भी स्टोरीज के बारे में बात की आप उन सब के बारे में कुछ न कुछ बोलना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स में बोलिए। चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।